अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कुछ बात आज हम ये करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके हवाले से 10 पिटिशंस थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दी हैं। 27 तारीख को उसकी समाअत होना है और उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी मेरा ख्याल है परसों के रोज़ जब वो सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने कुछ अहम बातें की। उन्होंने ये कहा कि मेरे होते हुए कोई शिकायत नहीं आई थी कि किसी किस्म की मुदाखलत हुई हो, प्रेशराइज़ किया गया हो अदलिया को। मुझ तक ये शिकायत ना पहुंची थी और जब से वो चीफ जस्टिस हैं उनके मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस ने कोई इस तरह की शिकायत की भी नहीं उनको। एनीवेज, इस मामले के अंदर आगे बनेगा क्या, और ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आगे अब यहाँ तक तो हो गया मामला इंक्वायरी कमीशन से हट के, अब इस पर जुडिशल इंक्वायरी होगी। जो बेंच है उसका भी आगे है कि मतलब उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, बट आगे क्या ऐसी सूरत हाल होगी जो कबूल होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर एसेंशली एक मतलब बाकायदा अगर मैं कहूँ कि फरीक के तौर पर इस तरह से शामिल है कि जो लॉयर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हामिद खान साहब हो गए, आबिद जुबैरी साहब हो गए, दे विल बी ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग देयर केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। आबिद जुबैरी साहब मायनाज कानूनदान है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब। सर, आज ने भी एक तकरीर की है और कुछ बताइएगा, उम्मीद क्या है आगे? समात करीब है अब 27 अप्रैल को जो समात होनी है 6 जजेस के खत वाले मामले में। रहमान रही, बहुत शुक्रिया अकबर। देखिए, मैंने भी बिल्कुल तकरीर की, लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि शायद वो चली नहीं, कि हो सकता है उसकी कोई वजूहात हो तो लेकिन देखिए, जो मेन हमारा मकसद था आज कन्वेंशन का मकसद था, उसमें कुछ पंजाब के भी इश्यूज थे, वो भी थे, लेकिन मेन हमारा जो मकसद था कि ये 6 जजों ने खत हुआ है वो उस पे कोई अमल होना चाहिए उनके, कोई कि अगर ये बात इस तरह से हुई है तो ये आइंदा कभी इस तरह की मुदाखलत ना हो, और जिन्होंने मुदाखलत की हो उनको उसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर इस तरह अदलिया को डराने धमकाने या उनके रिश्तेदारों के साथ ये सलूक किया गया है तो इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये नहीं होता कि एक जज है उसने कंटेम्प्ट इशू कर दिया, क्या नहीं। इन जजों ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा ये हमारे साथ हुआ, इसके लिए आप हमें कोड ऑफ कंडक्ट में बता दीजिए कि किस तरह से, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। और दूसरी उन्होंने ये बात कही कि जी इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो कि क्या ये सारे कोर्ट्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सभी जानते थे कि इस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, फैसले लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुझे कम से कम इस तरह की बात नहीं पता थी कि इस लेवल तक चले जाएंगे कि जजों के रिश्तेदारों को ज़ोदोकोफ किया जाएगा, उनको उठाया जाएगा या उनके कमरों से कैमरे निकल आएंगे। तो ये सारी चीजें मुझे तो नहीं पता थी, लेकिन अगर इस तरह से हुआ है, अब ये बात कहना कि जी चीफ साहब ने एक तकरीर में कहा कि जी उनके जाहिर बात, इन्होंने इन 6 जजों ने बात का हवाला दिया वो पिछले साल के जो इंसिडेंट्स थे, लेकिन उस जमाने में उन्होंने ये भी तो कहा कि उस जमाने के चीफ जस्टिस, सीनियर जज और जस्टिस फाइज ईसा साहब के खुद नॉलेज में ये बात वो लेके आए थे, लेकिन उसका कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने भी इस बात का अजाला नहीं किया। इस वजह से उन्होंने खत तो लिखा था, एक शिकायत आपके पास तो आ गई है जिसपे आपने, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज की कि आपने एक सू मोटो ले लिया, क्योंकि पहले तो मामला एग्जीक्यूटिव के पास भेजा जा रहा था जो खुद। इसमें जुबैरी साहब एक छोटी सी, मैं अपनी रहनुमाई के लिए और लोगों के लिए भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक केस जिसकी समाअत चल रही है, ये 6 जजेस के खत वाले मामले की, उसमें बेंच में काजी फायज़ साहब खुद मौजूद हैं। क्या मुनासिब था कि वो जब गए वहाँ पे सिंध, वहाँ पे उन्होंने उस केस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया एक पब्लिक फोरम के ऊपर? नहीं, मैंने खुद देखिए पर्सनली नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि उन्होंने पूरी बात इस केस के बारे में की या जनरली एक बात की कि देखिए उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद इस तरह से कोई शिकायत उनके पास सामने नहीं आई कि जी इस तरह से मुदाखलत की जा रही है या एग्जीक्यूटिव की तरफ से। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जी आपका ये बात तो 6 सीनियर जजों ने कहा ये हुआ है उनके साथ, तो अब आप हैं चीफ जस्टिस, आपके ऊपर है कि आप उसको देखें, क्योंकि आपने अभी धरना केस देखा, धरना केस में भी एक कमीशन बना, उसने रिपोर्ट दे दी कि जी वो जो लोग उसमें जो सबको क्लीन चिट दे दी गई। तो देखिए ना, ये भी बात, शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस आया, कहा कि जी उनके साथ गलत हुआ, उनको जज से हटाया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब यह समझता हूँ कि बात यहाँ नहीं है, इसको अगर नहीं है इसको प्रोब होना चाहिए, इसकी ठीक होनी चाहिए कि जी आपके जमाने में शिकायत नहीं आई, लेकिन ये एक मसला हमारे पिछले कई दहाइयों से मसला आ रहा है कि किस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है जुडिशल फैसलों की, खासतौर पर। देखिए जुबैरी साहब, अब उन्होंने
वहाँ पे जो सिंध हाई कोर्ट बार में उन्होंने जो खिताब किया, चले उन्होंने जनरली से ही बात की, लेकिन इस केस के हवाले से उन्होंने बात की। ये तो उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ किसी जज ने ऐसी शिकायत नहीं की, और मतलब मुझे इन्होंने भी नहीं था बताया, ये भी उन्होंने साथ उन्होंने कहा कि मैं मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। एक इंप्रेशन ये मिला कि जैसे ये पुरानी बातें तो हो सकती हैं, चीफ साहब खुद फरमा रहे हैं ना, तो उनसे इंप्रेशन ये मिला कि जैसे वो कहना चाह रहे हो कि पहले की बातें होंगी, अब ऐसा नहीं होता और अब मैं होने भी नहीं। देखिए मतलब अगर वो इस तरह से बात है तो फिर ये उनको खुद फैसला करना चाहिए कि क्या वो उनके लिए मुनासिब होगा इस केस को सुनना। वो तो खुद देखिए जज के ऊपर अपना होता है। अगर वो समझते हैं कि वो उनके जमाने में नहीं आई, लेकिन एक जज का फैसला आया है, लेकिन ये उस जमाने की बात नहीं कि मेरे साथ हुआ, मेरे जमाने में ये बात हुई नहीं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि जिस जमाने में हुआ उस वक्त आप सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो आपके बिल्कुल आपके जमाने में ये बात हुई और आपकी ये बात पहुंचाई कि वो खत्म हुआ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो 50 साल से ज्यादा तकरीबन 40-45 साल पुराना केस आपने उठा के एक बात कही कि वो गलत, तो अगर ये भी तो उस तरह का इशू अगर पहले ये इशू है तो उसकी प्रोब होनी चाहिए, ताकि अगर ये हुआ उस जमाने में, ताकि आपके होते हुए या आपके जाने के बाद दूसरे के जमाने में कभी ना हो ये बात। तो देखिए ना, जब पुराने इश्यूज उठ सकते हैं तो ये इतना पुराना तो नहीं है, और ये जुडिशल का मामला है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल, ये मेरा आपका सबका मामला है। और इसमें हमारी एक दरखास्त जो हम 6 लोगों ने जो पाकिस्तान बार के मेंबरान हैं, उन्होंने यही बात कही कि पहले इसमें सुओ मोटो होना चाहिए था, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुओ मोटो ले लिया गया, कमेटी ने ले लिया सुओ मोटो इसके ऊपर। लेकिन हमारी एक दरखास्त और भी है कि इसके अंदर फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि मामला इतना संगीन है कि इसके अंदर कोर्टिंग होनी चाहिए, ताकि हर जज सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि देखिए इस मामला सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का है। और आप देखें बहुत सारे पॉलिटिकल आपके जो लीडरान होते हैं या लोग होते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से केस शुरू होते हैं, खासतौर पे फौजदारी केसेस, और वहाँ अगर मुदाखलत होती है उनको दबा के उनसे फैसले ले लिए जाते हैं। सर उसमें वो तो फुल कोर्ट का एक वो बीच में आ गया ना कि अब चूंकि उस पर रिव्यू भी देना है तो उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। गो कि ये सवाल उस वक्त भी उठा था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात हो रही थी। देखिए वो फुल कोर्ट तो आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तो फुल कोर्ट बैठा, और ये बात हमने आर्ग्यू की थी उस वक्त कि अगर इसमें किसी को इख्तिलाफ हो और कोई इसकी अपील करना चाहे तो अपील कहाँ करेगा, क्यों इंट्रा कोर्ट अपील तो हो ही नहीं सकती, 15 के 15 जजेस वो केस सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो देखिए मामला ऐसा है कि इसमें अपील की बात नहीं सोची जाएगी, इंट्रा कोर्ट अपील हो या ना हो, लेकिन मामला ऐसा है कि इसके अंदर फुल कोर्ट सुने, क्योंकि ये पूरे मुल्क का, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का, हमारे आजाद अदलिया का मामला है, और इसमें सब में मेरा आप सब स्टेक होल्डर है सर। अच्छा तो इसको मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट, और अगर कुछ जजेस के व्यू है कि नहीं, जैसे एक जज मोहतरम जज साहब ने कहा कि वो नहीं समझते इसको होना चाहिए मुदाखला, वो केस से अलग हो गए वो। हाँ जी। अब याया अफरीदी साहब, मतलब उस पर भी हमने खैर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोशिश की थी कि इफ ही थिंक्स के ये मैटर 1843 के तहत यानी पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, तो फिर और क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर? देखिए वो जज की सवाबदीद होती है, वो उससे अलग हो गए। हमारा आपका मेरा इख्तिलाफ हो सकता है कि उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उनकी सवाबदीद है कि वो नहीं सुनना चाहते थे कि उन्होंने उसकी वजूहात बयान की, और कोई जज नहीं सुनना चाहता कि आप फिर उसकी मतलब है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट सर। अच्छा सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला हुआ, एब्सोल्युटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर ये मामला हुआ कि वो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो केस, अच्छा ऑडियोज किसकी लीक है, वो आप ये देखिए कि जिसमें पाकिस्तान के वज़राए आज़म, वज़ीर आज़म नहीं, वज़राए आज़म है, सदर है पाकिस्तान का, एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है, और चीफ जज उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी फैमिली की कुछ ऑडियोज वगैरह, वो जो भी मामला उसमें खैर ये आई है जनाब FIA, IB, PTA और पेमरा की तरफ से ये दरखास्त आई है कि जनाब बाबर सत्तार साहब अपने आप को रिक्यूज कर लें ऑडियो लीक्स केस से। क्या वजह हो सकती है इसकी, मतलब और फिर PTA और पेमरा कैसे कह सकती है? उस बात की तह तक पहुंच गए हैं, ये इलीगल एक काम कर रहे हैं, आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन्होंने ये टेपिंग की है, और इसके लिए तो ये जाहिर बात वो क्योंकि वो सही केस चला रहे तो उनके खिलाफ इल्जाम लगाने शुरू कर दिया, उन पे अटैक्स, उनके खानदान पे अटैक करने शुरू कर, जो इनका वतीरा रहा है, और अब उससे अलग हो जाए। तो देखिए मतलब क्योंकि वो उन्होंने पहुंच गए कि जी आप बताएं आके कि कौन इसको ऑथराइज कर रहा है, ये तो ये सारा वतीरा होता है। देखिए केसेस को डिले करना, नहीं चलाना, जजों पे इल्जाम लगाना, ये इनका वतीरा रहा है सर। और जो जज जो समझते हैं जज उनके खिलाफ नहीं कर रहे, तो आपने पिछले दौर अखबार में देख लिया
कि ये, और आज इनके खिलाफ शिकायतें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब कि जुडिशल जो उनके वो समझते हैं कि उनके खिलाफ अब जो केसेस के फैसले उनके हक में आ रहे हैं सर। जिस दिन ये फैसले उनके खिलाफ आने शुरू होंगे इन जजों को फिर आप देखिएगा वो तनकीद का निशान बनाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जैसे होता रहा है पिछले दिनों में। जब पिछले चीफ जस्टिस के जमाने क्या होता रहता, धरने होते थे, गालियां देते थे इन जजों को, उनकी तस्वीरें लगा के उनकी रैलियों के अंदर उनके ऊपर उनकी बुराई की जाती थी, लेकिन कोई इजारा करने वाला नहीं था। तो ये देखिए ना, मतलब कि ये तो आप देखें कि जब भी अगर कोई शिकायत नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि फिर आप ये हमें सोचने का मुकाम है कि अगर शिकायत नहीं आ रही, क्या मतलब कि हमारे यहाँ अब जो उनके हक में फैसले आ रहे हैं, या वो समझते हैं कि अब जुडिशरी उनके हक में फैसला कर रही है जब भी कोई शिकायत नहीं कर रहा। या देखिए दूसरी बात, एक चीज और भी होती है कि अगर मैं किसी की शिकायत करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे कोई इंसाफ ही नहीं मिलेगा, तो हो सकता है मैं शिकायत करूंगा ही नहीं। लेकिन इन 6 जजों को मेरे सलाम है कि उन्होंने आके इतनी बड़ी बात कही और ये सबको, हमारी आवाम को और हम सबको बता दिया कि ये होता है एक जज के लिए, कि जज बनता है और इंसाफ और आईन और कानून और अपने हल्फ के हिसाब से फैसला करे, तो उसके साथ ये किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब सितम ज़रीफ़ी वैसे ये भी रही है कि एक केस वो चल रहा है कि एक्स ट्विटर को जो बंद किया गया, उसमें जो एक लेटर जमा कराया गया, रिपोर्ट बल्कि जमा कराई गई महकमा दाखिला की तरफ से, उसमें कहा गया कि जुडिशरी पर हमले होते हैं, जुडिशरी की जो इज्जत व तकरीम है उसको तार तार किया जाता है एक्स के ऊपर, और हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके इल्ज़ामात लगाए जाएं जज साहिबान के ऊपर। ये बाकायदा कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा कराई गई। और दूसरी तरफ जो मामला हैं वो सामने ही है, वहाँ पे ये कुछ और इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब आप अपने आप को रिक्यूज़ कर लें, क्योंकि बाबर सत्तार साहब ज़रा एग्रेसिवली, जो भी आबिद जुबैरी साहब भी कह रहे थे, उसकी तरफ काम करते हैं। हमने एक ब्रेक पे जाना है। थैंक यू वेरी मच आबिद जुबैरी साहब आपके वक्त का। वापस आएंगे तो बात करेंगे, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि गंदम का जो मामला है, किसान फसल इस वक्त पक चुकी है, सिंध में हो गई है, सदर्न पंजाब में कटाइयाँ शुरू और सेंट्रल पंजाब में भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत खरीद नहीं रही। वजह उसकी ये थी कि इन्होंने उससे पहले इंपोर्ट कर ली। क्यों की थी 32 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट, जब पाकिस्तान में सरप्लस क्रॉप होना थी, और फिर उसके बाद जब खरीद नहीं रहे तो किसान बेचारा यहाँ पर रुला हुआ है। वजीर आजम साहब एक ऑर्डर दे के सऊदीया चले गए। क्या बनेगा आगे मामला, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, ये तो हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, और वो अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेशियो में कमी आ रही है। बट एट द सेम टाइम पंजाब की ख़ास तौर पे अगर बात करें, हमारी यहाँ की मेजॉरिटी जो है उसकी जो इकॉनमी है एग्रेरियन है, ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है। किसान का, और बड़े रकबे के ऊपर किसानों ने गंदम काश्त की, और मसला वही जो आप सुन भी रहे हो आजकल कि इंपोर्ट जो कर ली गई थी 32 लाख टन गंदम निगरान हुकूमत के दौर में, उसके बाद अब जो गंदम यहाँ पर पक कर तैयार खड़ी है, कटाई हो चुकी है, वो बिकेगी कहाँ पर? हुकूमत खरीद नहीं रही। मिल्स के पास जो सपोर्ट प्राइस है उससे कम पैसों पर खरीदी जा रही है, उतनी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही किसान की जितने की, मतलब जितना उनका इस्तेहसाल हो रहा है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि वो एक हुक्म सादर फरमा गए, उन्होंने कहा जी 18 लाख मेट्रिक टन खरीद ली जाए गंदम, और उन्होंने पास्को को हुक्म तो दिया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है कि 18 लाख टन उठाई जाए? इस दफ़ा तो क्रॉप भी बम्पर हुई है। और फिर कोई ये पूछेगा कि जब पाकिस्तान में अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पिछला अप्रैल गुजरा है, उसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि हमारे पास तो सरप्लस गंदम मौजूद है, तकरीबन 42 लाख टन के करीब। फिर ये इंपोर्ट किस वजह से की गई? जिन्होंने की, मसला असल में वही बना हुआ है, ना रखने की जगह। ऑफ द रिकॉर्ड जो हुकूमत वाले बताते हैं, वो कहते हैं कि ना हमारे पास पैसे हैं खरीदने के, ना हमारे पास रखने की जगह है। तो भाई उन लोगों को तो कम से कम पकड़िए कि जिन्होंने ये पहले इंपोर्ट का ऑर्डर दिया था, चाहे वो ट्रेड हो के यहाँ पे जिस तरह भी आई, या ईसीसी में किसी ने किया। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर साहब मौजूद हैं, और महमूदुल हक बुखारी साहब किसान रहनुमा, वो भी हमारे साथ होंगे। भच्चर साहब, मामला कुछ यूँ है कि एक तो आपके ख्याल के अंदर आप भी ज़मींदार हैं, और ये 18 लाख मेट्रिक टन जो शहबाज शरीफ साहब ने इतने रौले के बाद, जब बेचारे बहुत से किसानों का बहुत सा नुकसान हो गया, वो ये अब कह के गए हैं कि यार चलें जी बढ़ा के 14 से 18 लाख मेट्रिक टन खरीदारी का आप फिगर कर लें। आपके ख्याल में ये काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक मजाक कर रहे हैं किसान के साथ, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी तो है नहीं कि किसान को हमको फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेट तो बहुत दूर की बात है भाईजान, ये तो किसान को उसका हक देने के भी हक में नहीं है। ये एक मजाक है। देखें, बात ये है कि
अब उनको ऑर्डर दे के पास्को को चले गए हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि इस वक्त जो गंदम बाहर पड़ी है, अभी तक दाना वहाँ पे नहीं पहुँचा। पास्को को आज इन्होंने ऑर्डर किया है, अगले 10 दिन लगेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त किसान को 2800-2500 में दे रहा है, तो कि इस वक्त जो इनकी किसान कुछ पॉलिसी है, ये सिर्फ एक तिफले तसल्ली है कि अगर उनको दे के आप सऊदी अरब चले गए, और इनकी जो टिकटॉकर हैं भतीजी साहबा जो पुलिस की वर्दी पहन के एक नया जस्टर देने की कोशिश कर रही हैं कि सूबे के साथ मजाक और स्टार प्लस का उन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है। मैं तो सच्ची बात है, ये जो लोग इतने गुस्से में हैं भाई साहब, मैं कल गया हूँ अपने हल्के में, तो वहाँ पे तो लोग अगर ये बाहर निकलेंगे तो लोग इनको जूते मारेंगे। इस वक्त सर किसान की फसल बाहर पड़ी है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा बच्चर साहब, आपके भी कॉलीग्स हैं, मैं भी एक दो लोगों से बात की हु आर इन द गवर्नमेंट, और वो देखें ऑफ रिकॉर्ड, मैं भी नहीं उनका नाम ले सकता, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू उनकी ये थी, उन्होंने कहा कि ये जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने ये किया, ये ज़रा उनसे पूछा जाए, हम तो पूछने की जरूरत नहीं रखते वो जिनकी थी। तो मामला ये है कि इस वक्त बेसिक मसला ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि ये इंपोर्ट करके चले गए थे, साडा इतना कसूर नहीं, वो ये कहते हैं आगे से। सर मेरी एक बात सुने बाजवा साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, उनको शर्म नहीं आती, मेरे कोलीग्स मेरे भाइयों को, मेरे लिए ऑनरेबल है साहब कि ये बात करते हुए, यानी वो खुद बात ये कर गए। पिछले 9 माह में आप हर बात पे मुतफिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बोगस मुकदमात में बंद करने पे आप मुतफिक थे, हमारे घर तोड़ने में आप मुतफिक थे, हर चीज पे मुतफिक थे। आज काकड़ का गिरेबान पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? उसको रिकॉर्ड इन्होंने ये दिया है कि उसको सेनेट में लेके चले गए। शर्म आनी चाहिए इनको कि किसान के साथ 2 बातें करके अपने फर्ज से अलहदा हो रहे हैं। और पहली बात, हमारे स्पीकर साहब पहली दफा मैं ये समझता हूँ कि उनसे कमजोरी हो रही है, और उनके पास बहुत बड़ा पंजाब असेंबली में फोरम है। अगर आज वो खड़े हो जाएं किसानों के साथ तो वो तारीख में नाम रकम कर जाएंगे। बाजवा साहब, ये सीटें आती जाती रहती हैं, आज किसान की जिंदगी और मौत का मसला है। और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फरमाया, जो फूड के मिनिस्टर हैं, कि जी हम इसलिए नहीं खरीद सकते कि ये स्टील मिल हो जाएगी और हमारा स्टील मिल कराची हो जाएगी और हमारा ये खसारे का सौदा है। अच्छा, मैं वैसे नाज़रीन को भी बता दूं कि फूड मिनिस्टर साहब को बारहा हमने इनवाइट किया उनको उनका ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए, बट ही एक्चुअली डिक्लाइन। महमूद उल हक बुखारी साहब सर वो क्यों देंगे? नहीं, पहले मान गए थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर वो आए नहीं दोबारा लाइन के ऊपर। उसके पास कोई है ही नहीं, उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, मैं जरा महमूद उल हक बुखारी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक धरने का भी ऐलान किया हुआ था पंजाब असेंबली के बाहर। अब खैर महमूद उल हक बुखारी साहब आपने सुन ही लिया होगा, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो खरीदारी है उसका हदफ 18 मिलियन मेट्रिक टन तक, 18 लाख मेट्रिक टन तक खरीदी जाए। वो पास को कोई ऑर्डर दे के चले गए। आपके ख्याल में ये काफ़ी है? रेट वैसे अभी भी उन्होंने ना रिवाइज किया ना अनाउंस हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल झूठ है और ये किसानों के साथ फ्रॉड है। इस ऐलान से पहली बात तो ये कि इस ऐलान पे अमल होना नहीं है। अच्छा। ये आप लिख लीजिए, बिल्कुल नहीं होना। और अगर हो भी जाए तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। आप मुझे बताएं कि गंदम सरप्लस कितनी है। और दूसरी जो है वो पास्को का तो हाल ये है बाजवा साहब कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर उन्होंने जो बैग दिए हैं वो किसी किसान को नहीं दिए। उन्होंने 500 रुपए और 800 रुपए पर बैग व्यापारियों से रिश्वत ली है और उनको जो है वो बैग दे दिए। मैं ये कहता हूँ कि पहली बात ये है कि इनको ये हमेशा किसानों के साथ यही इनका अमल रहता है और किसानों से कभी इनको ठंडी जो है वो हवा नहीं आई। इन्होंने जो पॉलिसी दी है, पॉलिसियां बनती हैं जब गंदम काश्त हो रही थी उससे 1 माह पहले ये पॉलिसी अनाउंस करते और उसके बाद जो अब 80% जो है वो मेरे जनूबी पंजाब के अंदर गंदम जो है वो फुर हो चुकी और अब आके ये कह रहे हैं कि ये कर लें और ये कर लें। और यही मैं आपको याद करा दूं कि PDM 1 में जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने एक पैकेज ऐलान किया था
मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये उन्हें याद दहानी कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जितने जो 3 लाख ट्यूबवेल हैं वापडा के ऊपर, फिर उन्होंने किया था जो है ना वो बाहर से जो है वो आएंगे सस्ते दामों। फिर उन्होंने कहा था कि हम जो है फ्लैट रेट जो है ना वो बिजली का कर देंगे। यार खुदा का खौफ करें कि हमें इन्होंने इस तरह से नोचा है। सारी चीजें इसमें अगर सिर्फ इतना कर दें, डीजल की कीमत खातिरखा कम करें, खाद हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनको ही कम कर दें तो चले कॉस्ट के साथ कुछ बेहतर हो जाता मामला। मैं ऊपर से मैं अर्ज कर लूं ना, जी जी, गुजारिश ये है कि इनका ये प्रायोरिटी है नहीं। इनको पता है कि किसान एक मजलूम है, इनको पता है कि किसान कमजोर है, और किसान जिस दिन किसान उठ खड़ा हुआ, खुदा की कसम इनको जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब है कि आप अभी, इसका मतलब है कि वो जो धरना था मेरा ख्याल है 1-2 दिन के बाद जो आपने देना 28 तारीख को देना था गालिबन, वो 29 को हम अभी भी के अंदर भी कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। अच्छा, हम लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर भी बैठेंगे। आप ये बताएं कि ये कोई पॉलिसी है? जिसने भी ये पॉलिसी दी है, पहले निगरान हुकूमत ने जुल्म किया, और ये इसी का तसलसल है ना बाजवा साहब। कोई नई हुकूमत तो नहीं आई, ये हमें बेवकूफ समझते हैं। ये बात और उस वक्त इन्होंने जो है सितंबर के अंदर 80 लाख टन आपके पास गंदम पड़ी थी, मुझे बताएं पाकिस्तान की गंदम पड़ी थी, और फिर इन्होंने बाहर से जो है प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी, और वो गंदम आ गई, और उसमें 100 अरब रुपए इन्होंने कमाया। ये मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, वो जो वहां से सस्ती गंदम लेके आए और इन्होंने आगे पूरा अपना हिसाब किताब किया। यानी निगरान जो वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब से पूछा जाए, उन्होंने कड़ाके निकाल दिए किसानों के, और उनके साथ जितनी टीम थी ईसीसी ने जिसने इजाजत दी। और फिर आप ये देखें कि अभी जो है एक इन्होंने ऐलान किया पंजाब हुकूमत ने कि जी 1 से लेके 17 अप्रैल तक आप जो है वो ऐप के जरिए वो करेंगे। पहली बात तो ये है कि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आपने ऐप वाला चक्कर डाला, और फिर आप ऐप को आरटीएस की तरह, जिस तरह कहते हैं ना कि वो बैठ गया और वो ऐप चली नहीं, और फिर जो इन्होंने तरीकाकार अपनाया वो तो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होना था। फिर इन्होंने कहा जी कि हम बारदाना देंगे, 22 तारीख को जो है वो फूड डिपार्टमेंट गंदम खरीद करना शुरू कर देगा। इन्होंने मजाक बनाई हुई है किसान के साथ, और किसान को जलील और ख्वार करने का इन्होंने जिम्मेदारी निभानी है। किस तरह आ जाते हैं ये जो देखिए सब प्रॉब्लम तो फिर वहीं पे आ गई ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। एक तो बाहर से जो गंदम हमने यहाँ पे इंपोर्ट की, वो आज इस दफा ये मामला था कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइस ज्यादा थी, रेट ज्यादा था, बाहर सस्ती मिल रही थी। अब जाहिर है कि जो 32 मिलियन मैट्रिक टन जो इन्होंने मंगवा ली, वो खपनी तो है कहीं पे। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? 32 लाख 20 हजार टन जो है इन्होंने बाहर से मंगाई। हाँ जी, अच्छा, तो वो बचर साहब उसमें सबसे बड़ा मामला, फिर अगेन ये बात दुरुस्त है, हम भी इस बात को कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन ही है, और निगरान हुकूमत भी ये आपस में हैंड इन ग्लव थे दोनों आपस में, ये जो अब की गवर्नमेंट है या उस वक्त की निगरान हो। लेकिन ये किसी ने तो पूछना है उनसे कि ये हुआ क्या, ये ईसीसी से इजाजत मिली थी, या फिर ये इतना बड़ा जो इस वक्त बहरान पंजाब में क्रिएट हुआ है, उस पर असेंबली के फ्लोर पे आपका क्या जो कर सकते हैं आप एज अ पार्टी, वो रिस्पॉन्स क्या होगा? सर, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फूड असेंबली के फोरम पे उन्होंने ये फरमाया कि ये पाकिस्तान स्टील मिल बन जाएगी, हम गंदम नहीं खरीद सकते। आप इनका अंदाजा करें कि जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, वो भी गंदम, उसको ये मिसाल दे रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल से। यानी एक कारोबार, ये तो एक नफा और नुकसान की शरह पे लेके जा रहे हैं किसान से। ये गंदम क्यों ये सोइंग मौसम में इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ कि इस वक्त 1000 रुपया, 800 से 1000 रुपया पर बैग वहाँ पे ब्लैक हो रहा है, और किसान बेचारा रुल चुका है सर। ये तो क्योंकि ये सर एक बिल्कुल नॉन पॉपुलर हुकूमत है, तो इसका तो यही हाल होना है, और वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। और आप अगले 1 महीने में देखेंगे अब उसका और असर सर क्या पड़ेगा बाजवा साहब? असर ये पड़ेगा कि सोइंग सीजन है कॉटन का, अभी कोई किसान बेचारा कॉटन का तो सोच भी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि 15 मई तक तो आप समझे कि बेस्ट जो मौसम होता है वो 10 से 15 मई तक होता है, जो अब दरमियानी काश्त होती है कॉटन की।
और निकाह तो मार्च में हो जाती है। तो अब सर इस वक्त जो हालात हैं इनको तो ये वाकई बुखारी साहब वाली बात है, इनको फांसी पर लटकाना चाहिए जो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने गंदम मंगवाई है। किसान बेचारे को उन्होंने फना करके रख दिया सर, और लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि लोग जो भी आएगा, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है कि हम किसान के साथ डट के खड़े हैं और जिस फोरम पे भी किसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज देगा हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ जी, बाजवा साहब गुजारिश ये है कि आप इतने बड़े सूबे को चला रहे हो। मैंने तो कहा कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसी ये मुआशी किसानों का मुआशी दहशतगर्दी की जा रही है। मैं वो अल्फाज कह रहा हूं, कल मैंने अपनी गंदम बेची है 3000 रुपए में। मुझे बताएं कि मैं किससे जाके कहूं, मेरी 38 मन जो है वो एकड़ की पैदावार हुई है, ठीक है, मेरा अपना खर्चा पूरा नहीं हुआ, मैं किससे जाके फरियाद करूं? मुझे बताएं। ये कहते हैं हम गंदम खरीद नहीं करते, इनको शर्म नहीं आती। अच्छा, ये बात समझने वाली है, तमाम पंजाब की यही कहानी है। वो जो अभी बुखारी साहब बात कर रहे हैं, हर तकरीबन किसान के साथ यही हुआ है। कुछ बेचारे मजबूर हो गए क्योंकि वो ओपन पड़ी हुई थी, बल्कि वो तो यहाँ तक लोग ये मजाक के तौर पे कह रहे हैं कि जैसे अगले दौर में आप घर में जो पर्सनल यूज के लिए रखी होती थी गंदम, वो भी एसी साहब आके उठा के ले जाते थे। तो लोग कह रहे हैं कि एसी साहब जो पड़ी हुई हमारी आके उठा के ले जाएं और उसके पैसे दे दें। खैर, फिर आपको जाते जाते बता दूं कि वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन साहब से अभी दौरान प्रोग्राम भी रब्ता हुआ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, फ़ोन भी उठाया, उन्होंने कहा मैंने इस पर बात नहीं करनी। खैर, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। मईशत के मैदान में कुछ चीज़ें सुलझती नज़र आ रही हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते की अगर हम बात करें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन में मौजूद थे, वहाँ पर स्प्रिंग मीटिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया और उसमें वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बातें की, वो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की है, खासतौर पर टैक्सेशन पावर और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी को उनसे पूछना चाहिए था कि अब तक पहले क्यों नहीं हो चुकी, जो वो कहते रहे कि जनाब एग्जीक्यूशन इज़ द प्रॉब्लम, और अब की दफ़ा कैसे हो जाएगी एग्जीक्यूशन। ये बड़े अहम सवाल आते हैं, इन पर तफसील से हम बात करेंगे। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले सर, ये एग्जीक्यूशन इस दफ़ा भी डिफ़िकल्ट होगी, जो औरंगज़ेब साहब को लग रहा है कि इस दफ़ा अलबत्ता हो जाएगी, आपके ख्याल में क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है उनके पास? क्योंकि जो कैबिनेट है ये तो वही लोग हैं जो पहले भी इस एग्जीक्यूशन को कि टैक्स नेट बढ़ाना है, आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है, या फिर पावर सेक्टर को में रिफॉर्म्स करनी है, ये पहले नहीं करते रहे, आप कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात बिल्कुल सही आपने कही है। जो पॉजिटिविटी है एग्जीक्यूशन में, वो ये है सिर्फ कि आज जिस शक्ल में पाकिस्तान है, अगर हम इसको आज भी सही नहीं कर सके तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डूब जाएगी। तो पॉजिटिविटी जो है वो इस सेंस में नहीं है कि कोई हमारे पास नया प्लान है या हमारे पास कोई नया तरीका है, मगर हम उस दलदल में पहुंच चुके हैं कि अगर हमने ज़रा सा भी कदम बढ़ाया तो हम उस भंवर के अंदर जाकर बह जाएंगे। अब इस चीज़ को जो कि हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, अगर इस चीज़ को हमारी कौम ने और हमारे फैसला साजों ने और हमारे मुल्क में जो बड़े फैसला साज हैं उन्होंने इसका इदराक कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ बातें ही बातें हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। आपका मतलब है कि अगर जो मुक़्तदरा है वो पॉलिटिशियंस को ज़रा पुश करे कि भाई इस दफ़ा वो वाला मामला नहीं कि आप अपने इलेक्टोरेट को देखते रहेंगे और वोट बचाने के चक्कर में ये हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो होगा ये मामला। देखिए, बात ये है कि हम मुक़्तदरा को भी बहुत ज़्यादा ये बात समझते हैं कि वो बहुत काबिल हैं और वो पाकिस्तान में सोच रखने वाले या समझने वाले आखिरी लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे सोसाइटी से ही उठ कर आए हैं। जो लोग सियासतदान बैठे हुए हैं ये इतने कम अकल हैं कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि जितने भी ये लोग बैठे हैं ये इन सब की आखिरी इनिंग है। अब ये कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे, मगर ये अभी भी एक दूसरे से हाथ मिलाने से या एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो अब सिर्फ जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है वो ये है कि ये 3-4 फैक्टर जो हैं वो मिलकर किस तरह से पाकिस्तान के
चीज़ों को तब्दील करेगा। मगर सबसे अफसोस की बात यह है इसमें कि हमारी मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है, इस सेंस में कि वो सही बात नहीं करते बल्कि वो इन बातों को घुमा देते हैं और हकीकत बयान नहीं करते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक नाकाम, माशी तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है, ये हकीकत है। आप ये कहें पहले, ठीक, जब आप ये कहेंगे तो मुल्क सही होगा। अगर आप ये कहते रहेंगे कि जी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाता, मैंने ये किया, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली ये है, जितनी हमारी आपसे तो बहुत कम है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम डॉलर्स बोरो करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसफंक्शन है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वहाँ पे हम उनको झोंक देते हैं, जल जाता है। वहाँ पे एक शॉर्ट लिव्ड फील गुड ग्रोथ तो होती है, ग्रोथ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा एक मैसिव किस्म का क्रैश आ जाता है उसमें। अब मैं अभी पिछले दिनों मुसद्दिक मलिक साहब से ही पूछ रहा था कि चलें पावर सेक्टर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आईपीपीज़ को आपने पैसे देने होते हैं हर साल, और फिर जो आपने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए हैं, उनके बारे में क्या आगे आप सोच सकते हैं? उनमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? पुराने मुआहदे क्या रिवोक हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा बर्डन उसका आवाम पर आता है और फिर गर्दशी कर्जे बढ़ते हैं उनकी वजह से। उन्होंने तो कहा कि फिर इस पर कभी किसी और दिन प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। आपके पास कोई सोल्यूशन है? मतलब हमें तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर अजाब है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हमने पैसे देने होते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर ये अजाब है कैपेसिटी पेमेंट का, पाकिस्तान के ऊपर कौन सा अजाब है जो नहीं है? क्या बलूचिस्तान का डिसऑर्डर अजाब नहीं है? क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन अजाब नहीं है? तो कौन सी चीज पाकिस्तान में सही चल रही है जो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान में मईशत सही चलेगी? मुझे ये आप लोगों की ये बात समझ नहीं आती कि आप ये कह रहे हो कि एफबीआर ईमानदार हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी सही हो जाए, और पाकिस्तान की कोई और चीज बताओ ना। जुडिशरी सही चल रही है, एजुकेशन सही चल रही है, हॉस्पिटल सही चल रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान का इदारा है जो सही चल रहा है? तो हम ये मईशत को सही करने की बातें क्यों करते हैं? वैसे इसका कोई सलूशन है सर? किस बात का सलूशन? आप मुझसे 5 मिनट में 3.5 मिनट की गुफ्तगू में पाकिस्तान के 75 साल मसाइल का हल पूछना चाहते हैं? चलें वो मुसद्दिक मलिक साहब को साइड पे करते हैं। सर मैं तो आपसे पूछ रहा था, ये रिवोक हो सकते हैं फायदे? 48% सर एक यूनिट के अंदर जो मुझे बिल देना पड़ रहा है, मुझे हमें मुफ्त के अंदर देना पड़ रहा है कि जहाँ पे आपका पावर प्लांट चल नहीं रहा और फ्यूल आप उनको दे नहीं पाए, तो वो मेरे पल्ले आगे पड़ गया। मुझे तो अपना मसला पड़ा हुआ है ना। नहीं देखो मेरी बात सुनो ना, तुम्हें मसला पड़ा हुआ है, तुम जब ये मसला तुम्हें पड़ा है तो तुम शोर मचा रहे हो, तुम बात कर रहे हो, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी कौम ने सुन लो बात, सुन लो जी प्लीज। हमारी पाकिस्तानी कौम ने कभी 75 साल तारीख में कभी किसी माशी मसले के ऊपर जुलूस निकाला है? सर बिजली के कभी किसी बिलों पर निकलता रहा है, लेकिन हाँ ठीक सही कह रहे हैं आप। ओवरऑल माशी मसले के ऊपर सुन लो मेरी बात, कभी किसी माशी मसले पर मीडिया ने कोई कंप्लेंट चलाई है? कभी किसी माशी मसले के ऊपर कोई असेंबली में बहस हुई है? मुझे ये बताओ ना, मैं तुम अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कभी 50,000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 1,000 आदमी कभी जाकर खड़ा हुआ है प्रेस क्लब के सामने कि भाई बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो गया है, इसे देखें? कभी ऐसा हुआ है इस मुल्क में? मीडिया में किसी दौर में सर हुआ था, अब आजकल तो नहीं होता। ये बात दुरुस्त है। कब हुआ था सर ये? सर ये कोई 10-12 साल पहले, इतना बड़ा एहतजाज नहीं, लेकिन एहतजाज बड़े, ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। देखो मेरी बात सुनो, जब किसी माशरे में सिविल सोसाइटी बेहिस हो जाए और उसके पास अपने हुकूक को लेने के लिए अपनी पोजीशन नहीं हो और वो बिला वजह की बातों में लगी रहे, तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं। हम तो वो कौम है जिसमें कोई बड़ा मुजाहिरा गजा पे भी नहीं किया है। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चूंकि अब इदारों के पास भी पैसे नहीं ना रहेंगे सर, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं मैं कुछ हमारे लिए ना करें तो यार इदारे जो कर रहे हैं उनको छोड़ दो, उनका काम है, छोड़ दें। अब इदारों की बात नहीं कर, मैं आपसे अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी मीडिया की बात कर रहा हूँ।
मैं आपकी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप अगर आपके मीडिया के अंदर हिम्मत है तो बताएं, हर वक्त स्लाइड चलाएं कि बिजली का बिल इतना था अब इतना आ रहा है, बिजली का बिल इतना था अब इतना आ रहा है, पेट्रोल इतना था इतना आ रहा है, तो कम से कम आवाम को एहसास तो हो। सर आपके दौर में चलाते नहीं, जिस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी हर रोज चलाते थे, बताते भी थे कि 2 प्रोग्राम आपने मेरे साथ एक काम आपने कर लिया, आपकी रेटिंग अच्छी हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, यार अब मैं अब इन चीजों से तंग आ चुका हूँ, ये मेरे लिए अब रेलिवेंट नहीं है। तो आप बताएं मुझसे आप पूछना क्या चाहते हैं, मुझे बता दें, मैं साफ साफ गुफ्तगू करने का आदी हूँ, बता दें क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं तो सर पूछना चाह रहा था कि ये पावर सेक्टर में या फिर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इन्होंने बेचने हैं या फिर टैक्सेशन में, इसमें हर गवर्नमेंट को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सीधा पावर की बात कर लेते हैं, रीनिगोशिएट हो सकते हैं ये जो मुआहदे हमने किए हुए IPPs के साथ या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अच्छा, हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर पता नहीं फिर किन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं औरंगजेब साहब, मुझे नहीं समझ आती। टैक्सेशन वाला मामला सर आपने भी, आपके दौर में भी वो ट्रेडर सड़कों पे आ जाते हैं, बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ हम लगा नहीं सकते, अब लग जाएंगे, इस दफा ये मामला हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए मैं तो चाहता हूँ कि औरंगजेब साहब नाकाम नहीं हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सिस्टम नाकाम नहीं। क्या आप अगर रिटेलर्स को टैक्स पे लाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक बड़ा आसान स्कीम दे देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चैम्बर में बैठे हैं, वहाँ जाके 2 दिन बैठ जाएं कि जी ये मैं आया हूँ लाहौर में, और सारे लाहौर के मुहब्बे वतन और पाकिस्तान पे जान देने वाले, पाकिस्तान के बड़े इज्जत और सलामती के लिए बढ़ने वाले दुकानदार, वो सारे आ जाएं और वो सब रजिस्टर करा लें और हर दुकान को रजिस्टर कर लें। ये 2 दिन का काम है। अगर शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, आप ये प्रोग्राम चला सकते हैं तो चला दें, बाकी अदरवाइज मेरा टाइम ज़ाया करने का वो फायदा नहीं है। नहीं चल, हम तो चलाएंगे सर, शहबाज शरीफ साहब भी चलें। मुझे समझ आ गई बात। जी बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। नहीं तो कल से आप ये चलाना शुरू कर दें, मसला पाकिस्तान का हल हो जाएगा, खत्म। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली सुनो ना, सिमिलरली मुसद्दिक मलिक साहब जाके लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में 3-4 दिन बैठ जाएं और बिलिंग के मैटर्स के ऊपर चेक करते रहे बैठ के। देखो अगर डिस्को सही नहीं होती तो मेरा जिम्मा है, अगर डिस्को सही नहीं होती तो मेरा जिम्मा है ना। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये यार इस्लामाबाद बैठ के बयान देना, इधर उधर की बातें करना, ये क्यों? मैं तो 8 महीने में छोड़ के क्यों आ गया था? मैंने रियलाइज किया मैं बेकार की बातें क्यों मैं टाइम ज़ाया करूँ, क्यों अपनी इज्जत खराब करूँ? आप 30 साल से गुमरान हैं, हर दफा आते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, क्या बातें करो यार। और हमसे आप पूछते हो कि पाकिस्तान के मसले का हल क्या है? अच्छा चलिए, क्या बताऊंगा मैं आपको? नहीं ठीक बता, आप ठीक रहे हैं, लेकिन ना होने वाला काम ही है ये, तो फिर हम इनकार ही समझे, करना इन्होंने कोई नहीं है। वो आपकी अपनी जो आपने मशवरा दिया है वो मैं उससे एग्री करता हूँ, मुझे भी लगता है ठीक होने वाला काम है, बताओ ना। नहीं है, ये नहीं है। अच्छा वैसे वो जो अपना सर वो जो प्राइवेटाइजेशन करनी है उधर, तो मेरा ख्याल है चले और कुछ ना हो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद हो जाएगा। PIA CIA स्टील मिल वगैरह भी बिल्कुल सीधी बात है। रजा रब्बानी साहब ने PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में एक बात की है। दोनों अलाई पार्टी हैं, सेनेट के इलेक्शन के लिए तो एक साथ हो जाते हैं, PIA के लिए एक साथ नहीं होते। बैठ जाएं, एक साथ बैठ के रजा रब्बानी साहब को बिठाएं, नवाज शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें कि हम एक पेज पर है, खत्म। या कहते हैं कि नहीं है एक पेज पर, या फिर लोगों को क्यों बेवकूफ बना, या फिर कोई बिठा दें इन दोनों को और एक पेज पे ले आए इन दोनों को, तो कोई आदमी दूसरा, उनके वोटर हैं सर वहां पे। मैं कह रहा हूँ रब्बानी साहब कह रहे हैं ना कि नहीं करना प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, आपकी अलाई पार्टी है ना, आपको असेंबली में सपोर्ट कर रही है, सेनेट इलेक्शन में आप एक दूसरे की सीटें खरीदते रहते हो, बेचते रहते हो, तो आप ये कहो कि यार आप दोनों बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, खत्म कर दो किस्सा, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा सर आखिरी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स सऊदीया से 5 बिलियन, और वैसे तो जो प्रोजेक्शन है वो तो काफ़ी सारे बिलियंस की है, मैं इसी पर रहता हूँ, इससे आपको क्या तवक्कुआत है? मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखें, मसला ये पड़ा हुआ है कि जो आप सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत कम सेक्टर हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो देखिए ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं ना, वो किसी कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे ना, कि जो कारोबार हो रहा, कोई बिजनेस होगा, कोई कंपनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास इन्वेस्टेबल कारोबार है वो इस वक्त 5-6 बिलियन से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। अच्छा समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? जी, 5-6 बिलियन तक हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, अब बात ये है कि अगर हम ये माइंडसेट बना के बैठे हैं कि पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान चलेगा, हमने खुद कुछ नहीं करना, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। माइनिंग वाला जो मामला है जिसमें सऊदीज ने भी इंटरेस्ट शो किया है, वहां पे तो हमने पता नहीं अरबों के ज़खायर हैं, आप सिर्फ 5-6 अरब कह रहे हैं। आप मेरी बात सुन लो पहले, मेरी एक बात सुन लो पहले। जी। मैं कल लाहौर में था, मैं वापसी पे एयरपोर्ट जा रहा था, वापस आया था एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए। तो जितनी भी गाड़ियां मेरे साथ से गुजर रही थी सब 4 व्हीलर थी और ट्विन कैम्स थी और फॉर्च्यूनर थी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप पेट्रोल पे फॉर्च्यूनर, तो अगर आप ये चलाते रहेंगे तो मुल्क में कहां से मुल्क का डॉलर बचेगा जिसपे मुल्क चल सके? सऊदी इमदाद से मुल्क नहीं चलेगा, डॉलर कमाने से और डॉलर बचाने से मुल्क चलेगा। मैं अफसोस से देख रहा था कि मेरी गाड़ी वाहिद गाड़ी थी जो छोटी गाड़ी थी, जितनी भी गाड़ियां मुझे क्रॉस कर रही थी वो या लैंड क्रूजर थी या फॉर्च्यूनर थी या कोई बड़ी सी गाड़ी थी, 4 व्हीलर। एब्सोल्युटली वो है। क्या कह रहे हैं? मैं कह सर दैट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर, ये सोचने वाली बात है। जबरदस्त आपने बात की है। नहीं है कि किसी आदमी ने आज तक हिम्मत की कि वो ये कहे कि बड़ी गाड़ियां बंद कर दो? नहीं सर, हम तो नहीं मंगवा रहे हैं सर, हम तो अफसरों के लिए भी, अब जिसके पास छोटी है बेचारे के पास, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। हमने सबके लिए भी बड़ी मंगवा ली है जिनके पास पहले, जिनका छोटी से गुजारा हो सकता था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें और बड़ी चाहिए। तो आपके वाला पॉइंट है, और ये दोनों चीजें आपस में पैराडॉक्सिकल है। क्यों यार लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार? नहीं सर, आप बंद हो गया बात बनाना। ये आपने बिल्कुल जो बातें की है ये लोग भी सुन रहे हैं, और दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। एक्चुअली आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम एंड फॉर द वांट ऑफ टाइम, यानी वक्त की किल्लत की, मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो उन्होंने बातें की बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें किताबों के, अखबारों के अंदर, जो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर तो चल रही होती हैं, बट सोल्यूशंस हैं क्या? बड़े सिंपल से सोल्यूशंस हैं, लेकिन वो आपने सुन ही लिए। कितने इंप्लीमेंटेबल हैं लगता तो नहीं है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। इजाज़त है, अल्लाह।